नीतीश कुमार आते हैं तो पानी आ जाता है, नीतीश कुमार जाते हैं तो पानी चला जाता है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार भगीरथ हो गए हैं? जल जीवन हरियाली के तहत हर घर नल का जल योजना सरकार के मंत्रिमंडल की तरह नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूम रही है और यह उस योजना का हाल है जिसमें 37,070 करोड़ रुपए का 2 साल पहले बजट के हिसाब से इस काम के लिए खर्चा किया गया है। पानी वहां नहीं आ रहा है जहां के लोग 30 रुपया प्रति महीना उस स्थिति में दे रहे हैं जब बिहार की 60% आबादी बीपीएल जी रही है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल पर जी रही है। और बीपीएल की परिभाषा यह है कि उस परिवार की कमाई 25 रुपए से 35 रुपए होगी। वर्षों पहले जब बजट आया था और इसका प्रस्ताव आया था तो पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ करी थी, क्योंकि यह भारत का पहला ग्रीन बजट था और उस ग्रीन बजट ने इतनी ब्लैक मनी जनरेट की कि पैसा पानी की तरह बहता रहा और पानी गरीब के पैसे की तरह उस तक कभी नहीं आया। जब नीतीश जी लोगों के घर जा जाकर के टोटी खोल करके चेक कर रहे होंगे कि जिस काम के लिए हजारों करोड़ रुपए बहाए गए और लुटाए गए उसकी असलियत क्या है, तो बात करनी जरूरी हो जाती है कि उन पैसों का क्या हुआ। आज के जनता जंक्शन शो में हम बताएंगे उन पैसे के खर्च होने की असलियत और नीतीश कुमार की यात्रा में कैसे पानी बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे हैं। याद करिए अखबारों की पुरानी हेडलाइनें जिनमें नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले को भगवान के फैसले से कम नहीं आंका गया था। याद करिए उस वक्त को जब अखबार लिख रहे थे कि 7 निश्चय नीतीश कुमार के इंद्रदेव के बराबर के 7 निश्चय हैं। याद करिए उस वक्त को जब पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी बिहार को भारत का पहला ग्रीन बजट पेश करने के लिए। याद करिए नीतीश कुमार के उन भाषणों को जब वो जनता को जाकर बताते थे कि कैसे बिहार को बदल देने का प्लान उनके पास है। आज जब नीतीश कुमार का कार्यकाल एक नेता के तौर पर खत्म होने वाला है आने वाले कुछ वर्षों में, तो नीतीश कुमार यह देखने गए हैं कि 16 सालों में उन्होंने बिहार को कैसा बनाया है। तो देखने दिखाने के इसी क्रम में नीतीश कुमार कल मोतिहारी में समाज सुधार अभियान शुरू करने के बाद वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक कर रहे थे और साथ ही साथ आसपास के लोगों का हालचाल जानने को भी पहुंच गए थे। अब इस बात की खबर नल जल योजना को ऑपरेट करने वाले लोगों को मिली और नीतीश कुमार से बोनस के नंबर पाने के चक्कर में उन्होंने ब्लंडर कर दिया। वाहवाही लूटने के लिए प्रशासन ने नल जल योजना के तहत लगे नलों में जहां बरसों से पानी नहीं आ रहा था वहां पानी की सप्लाई शुरू कर दी। नलों में पानी आता देख करके लोग बिल्कुल वैसे ही खुश हुए थे जैसे लगान फिल्म में आमिर खान कचरा के स्पिन को देख करके। लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही पानी चला भी गया और लोग बिल्कुल वैसे ही दुखी हो गए जैसे पाकिस्तान को हारता देख करके उसके फैन के एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गया और जिंदगी बदल गई। बाकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आप यह तस्वीर देख करके यकीन मानिए कि आपके विदा होते नीतीश कुमार अपनी विदाई को पूरा एंजॉय कर रहे हैं और बोटिंग करके नल जल योजना में जाने वाले पानी की क्वालिटी की जांच भी कर रहे हैं। बाकी वो खबरें पुरानी हो गई जिनमें भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने गृह जनपद कटिहार में 50 करोड़ से ज्यादा के ठेके अपने बेटे और साली की कंपनियों को दे चुके हैं। खबर वो भी पुरानी हो चली जिसमें 373 मुखिया पर एफआईआर दर्ज हुआ था। संभवतः उनमें से अधिकतर लोग अब मुखिया भी नहीं रह गए होंगे, लेकिन उसके बारे में कोई अपडेट आए इसके इंतजार में आंखें सूखी जा रही हैं और नल जल का पानी भी नहीं आ रहा है कि उन आंखों को दोबारा से जिंदा किया जा सके, हरा भरा किया जा सके। खबरें तो वो भी पुरानी हो गई हैं जब आप ये सुनते थे कि पानी भरते ही नल जल योजना की टंकी धड़ाम से गिर गई और उसी के साथ ग्रीन बजट के पन्ने भी धुल गए। वक्त इतना बदल चुका है कि वित्त मंत्री सुशील मोदी अब राज्यसभा सांसद बनाए जा चुके हैं। अविवाहित तेजस्वी यादव अब शादी के अटूट बंधन में बंध गए हैं, यानी दुनिया बदल चुकी है। लेकिन कुछ चीजें अभी भी नहीं बदली हैं। इस खबर के साथ साथ एक और चीज का चर्चा करने का मन है। 2 चीजें जो बिहार में नहीं बदली हैं कि बिहार में सुशासन कब आएगा, व्यवस्था कब सुधरेगी और बिहार के लोगों को पानी कब मिलेगा। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जो नहीं बदला। नीतीश कुमार बदल गए, लालू यादव बदल गए, बिहार की राजनीति के अधिकतर लोग बदल गए, लेकिन एक व्यक्ति नहीं बदला है। उस व्यक्ति का नाम है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी बीते दिनों सुसुप्ता अवस्था में चले गए ब्राह्मणों को पीछे से दिल में गुदगुदी करके जगा दिया और बार बार ब्राह्मणों को उकसा रहे हैं। अब किसी को अगर उकसाया जाए और वो कोई प्रतिक्रिया ना दे तो फिर उकसाया जाना बेकार चला जाएगा। तो ब्राह्मण संगठन जीतन राम मांझी के दरवाजे पर पहुंच गए और उन्होंने जीतन राम मांझी से कहा कि ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आए हैं, खाना खिलाइए। फिर संभवतः कुछ मामला बन नहीं पाया और जीतन राम मांझी ने बिना कुछ खिलाए पिलाए ही उन लोगों को बैरंग वापस जाने का हुक्म दे दिया। खैर गलती से निकल गया, पिलाने का रिवाज बिहार में नहीं है।
लेकिन अब वो लोग जाने के लिए राजी ही नहीं थे। सो उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। जीतन राम मांझी ने बीते दिनों अपने दिए गए विवादित बयान में सत्यनारायण भगवान की पूजा का जिक्र किया था। तो उन ब्राह्मण संगठन के लोगों ने सत्यनारायण भगवान की ही पूजा करनी शुरू कर दी और उसके जरिए कहा यह कि जीतन राम मांझी के मन की शुद्धि का लक्ष्य साधने के लिए वो पूजा करने बैठे हैं। ये दो खबरें थी। एक तरफ जीतन राम मांझी पूरे बिहार में एक फालतू की बहस को जन्म दे रहे हैं और पूरी राजनीति को जाति पर सेंट्रिक कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार भ्रमण पर निकले हैं। ये जानने निकले हैं कि 16 साल में नीतीश कुमार के सुशासन वाले राज में बिहार कहां से कहां पहुंचा है और आगे कहां जाएगा, जहां पर उनको अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक परियोजना नल का जल, उसकी फेलियर के जगह जगह सबूत मिल रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार पूरे बिहार में जाने वाले हैं और बिहार के अलग अलग हिस्सों से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये कार्यक्रम देख रहे हो, तो आपसे गुजारिश है कि नीतीश कुमार के सामने कम से कम उनके 7 निश्चयों में से एक निश्चय की जो सच्चाई हो वो आप जरूर बताने की कोशिश करें। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है उनके 7 निश्चयों की और क्या कुछ हुआ है बिहार के पिछले 16 सालों में। जब नीतीश कुमार बिहार को देखने निकले हैं तो उनको दिखाया जाए कि नीतीश जी, आपने बिहार ऐसा बनाया है। बाकी आपकी क्या राय इन तमाम चीजों को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की खबरों की तरफ, इन शॉर्ट की तरफ। लुधियाना के कचहरी परिसर की दूसरी मंजिल के बाथरूम में आज करीब 12:15 बजे एक बम धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास का एरिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल इस मामले में एक व्यक्ति के मरने की खबर है। पुलिस को बाथरूम के अंदर एक शव मिला है। शव के चिथड़े उड़ चुके हैं। ऐसे में संभावना है यह व्यक्ति उस बम को रखने ही आया था और गलती से मिसफायर हो गया। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज दिल्ली में एक प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के विश्वास को बेच दिया गया है। महिलाओं के साथ भाजपा सरकार ने धोखा किया है। महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। प्रियंका ने आगे कहा कि अयोध्या में दलितों की जमीन हड़पी गई है। आज हमने आपको दिन में बताया था सुबह एक खबर करके इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से, किस तरह से उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बनने का फैसला आने के बाद ओहदेदार लोगों ने तगड़े मामले में जमीनें खरीदी हैं, तगड़ी संख्या में जमीनें खरीदी हैं और उसमें भ्रष्टाचार का अंदेशा है। इसलिए आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज ही दिया गया है कि उन जमीनों की जांच की जाए, उन लोगों के बारे में और पड़ताल किया जाए। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के लगभग हर घर ने राम मंदिर ट्रस्ट को कुछ न कुछ दान किया है। घर घर जाकर प्रचार भी किया गया है। यह भक्ति की बात है और इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा एक खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। 10 दिन की अवधि में प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा उत्तर प्रदेश दौरा था और दूसरी बार था कि जब प्रधानमंत्री मोदी 10 दिनों के अंतराल में काशी पहुंच रहे हो। करीब 2.5 घंटे के काशी दौरे में पीएम मोदी ने पिंडरा के करिखियावा में अमूल प्लांट की आधारशिला रखने के साथ साथ 2100 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं को अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इसके अलावा एक खबर कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना के तीव्र संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद उसके फैलाव को देखते हुए आज केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियात बरती जाएं, सारी सावधानियों का पालन करते हुए भीड़ नियंत्रण के उपाय करें और आगामी त्योहारों को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू समेत अन्य उपाय भी किए जाएं। कोरोना बढ़ रहा है, आप लोग भी अपना ख्याल रखें और तमाम जरूरी चीजों का ध्यान रखें। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेली रेटेड कर्मचारी यानी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के साथ वेतनमान की समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक अपील पर विचार कर रही थी। इसमें हाईकोर्ट ने माना था कि गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के डेली रेटेड कर्मचारी 1 मई 1991 और 15 फरवरी 1992 के संशोधित सरकारी संकल्पों से किसी भी लाभ के लिए हकदार नहीं है, क्योंकि उन्हें बोर्ड द्वारा अपनाया नहीं गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 14 को समानता के आधार पर लाभ का दावा करने के लिए लागू इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इस तरह के लाभ के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि कानून के निर्धारित प्रस्ताव के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 14 अकेले सकारात्मक समानता की अवधारणा का प्रतीक है, न कि नकारात्मक अवधारणा का। अवैधता और अनियमितता को कायम रखने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
राजेश पूर्णचंद्रन राजगुरु बनाम गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और अन्य में अपील खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि कानून के तय प्रस्ताव के अनुसार पदों और वेतन का समीकरण एक जटिल मामला है जिसे विशेषज्ञ निकाय और उपक्रमों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसमें अदालत हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी कोर्ट का साफ साफ कहना है कि ऐसे छिटपुट मामलों में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये उन उपक्रमों का काम है, उन कंपनीज का काम है और उनकी जो एचआर टीम है उसका काम है कि वो किस तरह से लोगों को सैलरी देगी और तमाम चीजें करेगी। अदालत द्वारा वेतन समानता प्रदान करने के परिणाम स्वरूप प्रतिकूल परिणाम का एक व्यापक प्रभाव हो सकता है। समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत की प्रयोज्यता की सीमाएं और योग्यताएं हैं, ऐसा कोर्ट का कहना है। प्रतिवादी बोर्ड के डेली रेटेड कर्मचारी होने के नाते वे सरकारी कर्मचारियों के समान सही व्यवहार का दावा नहीं कर सकते हैं। व्यवहार से यहां वास्ता था कि उनको जो उनके साथ जो पैसे दिए जाते हैं वो उतने बराबर नहीं दिए जा सकते हैं। आखिरी में कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि बोर्ड एक स्वतंत्र इकाई है और इसकी अपनी वित्तीय क्षमता हो सकती है और इसके लिए कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कोर्ट का कहना है कि जो भी एक कंपनी होती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वहां पर अलग अलग लोगों को कंपनी अपनी हिसाब से ये तय करेगा कि किसको क्या सैलरी दी जानी है। केवल संविधान के 14वें अनुच्छेद के तहत आप ये मांग नहीं कर सकते हैं कि अगर हम समान काम कर रहे हैं तो हमें समान वेतन चाहिए। उसके लिए जो क्राइटेरिया कंपनी का होगा, अगर आप उसे फुलफिल करते हैं उसके बाद ही समान वेतन का आपके ऊपर लागू किया जाएगा कानून। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज की नसीहत की तरफ। आज की नसीहत ओशो की तरफ से है। वो कहते हैं कि जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। आप एक मृत जीवन जीने लगेंगे। इसके सरल से मायने इतने हैं कि जीवन में कुछ चीजों के लिए खाली जगह छोड़नी चाहिए। हमें अपने आप को कभी भी परिपूर्ण होने का गुमान नहीं पालना चाहिए और वैसे भी कोई परिपूर्ण नहीं होता है। और जिस दिन हमें ये लग जाता है कि हम परिपूर्ण हैं तो वो चीज एक अच्छाई के बजाय वो एक नकारात्मक अहंकार में तब्दील हो जाती है और आपके जीवन में कोई भी चीज नया करने की स्वीकार्यता खत्म हो जाती है। आगे मौज करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और ये जनता जंक्शन शो था। कार्यक्रम कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को शेयर भी कर सकते हैं। रोज रात 9 बजे हम जनता जंक्शन शो लेकर के आते हैं जिसमें दिन की बड़ी खबरों के बारे में और कानून के तमाम हिस्सों के बारे में बात करते हैं। आप उस वक्त हमें रोज देख सकते हैं। शुक्रिया।